महारानी कौन सा टीपी हो तुमने? आगे सब लोग। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो फिर चालू करते हैं। चलो आज अपने देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके 5 पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की। एक, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह मुद्दा। दूसरा, मिट्टी में पीएच। तीसरा, हमारा पाचन तंत्र में पीएच। नंबर 4, पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षरण। और पशु और पौधों का उत्पादन रसायन से आत्मरक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है ये आईएमपी क्वेश्चन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में। पहला मुद्दा, पहला, पौधे और पशु पीएच के प्रति कैसे संवेदनशील होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। पीएच, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। हमारे पास जो भी मीन सॉल्यूशन होता है लिक्विड फॉर्म में, उसका पीएच 7 से 7.8 के बीच में, ठीक है। और नॉर्मली बात करें जब एसिड वर्षा होती है ना, एसिड वर्षा जिसको बोलते हैं एसिडिक रेन, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिलकर बरसात, जो पहली बरसात होती है उसमें एसिडिक वर्षा, एसिड ज्यादा, अम्ल वर्षा सर। हाँ, उसमें क्या होता है, एसिडिक वर्षा होती है, जिस रीजन से क्या होता है कि वो बरसात जो पहली बरसात होती है साल की, तो बरसात होने से वो पानी तालाबों में, नदियों में क्या होता है, जाके मिल जाता है, ठीक है। और वो पानी जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी तरह वर्षा की जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, जिससे वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अर्थात तो पानी मिलने पर जो भी पशु पक्षी मछलियां जिसको वो पानी, जिनको उनमें रहना होता है, उसमें पीएच कम होने से उनको उसका नुकसान होना पड़ता है। दूसरा मुद्दा आता है मिट्टी का पीएच। आपको एक बात याद रखनी है, पीएच का मान 0 से 14, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने की तरफ पीएच स्केल, ठीक है। इसमें पीएच जो होता है वो कैसा होता है, अगर पीएच 7 से कम होगा आंकड़ा तो वो अम्लीय होगा। टोटल होता है 0 से 14, ठीक है। अगर वो 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अगर उसका बराबर 7 है तो वो उदासीन, मतलब नहीं अम्ल होगा, नहीं क्षार होगा। तो अगर 7 से ज्यादा आएगा तो पीएच कैसा होगा, क्षारीय। ये बात को आपको याद रखना है। अब दूसरा मुद्दा अपना आता है मिट्टी का मिट्टी का पीएच। तो मिट्टी में भी जब भी कभी खेती की जाती है तो उसमें भी मिट्टी एसिडिक है या बेसिक, उसको ध्यान ले तो पोषक शक्ति अच्छी विकसित कर सकते हैं मिट्टी की, ठीक है। मिट्टी की पोषक शक्ति कैसे कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। तो उस समय सतीश ने खिदू से नीचे तो कुदरत इंश्योरेंस पास है एलडी। तो ऐसे समय पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच पर आवश्यकता होती है।
यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम हो या ज्यादा हो तो उसके हिसाब से उसके अंदर अम्ल या क्षारीय पदार्थ मिक्स करना होता है। इस बात को अपने को याद रखना है, ठीक है। तो कभी भी अगर मिट्टी एसिडिक आती है तो उसमें बेसिक पदार्थ मिला देना है, अगर बेसिक आती है तो उसमें क्या मिला देना है, एसिडिक पदार्थ मिला देना है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अच्छा, अब आता है तीसरा मुद्दा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। पाचन तंत्र का पीएच इस तरह है कि हम लोग भली बात ही जानते हैं कि हमारे उदर में जठर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है। अगर पाचन बराबर नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम जानते हैं कि स्टोमक में उदर में क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन जो भी हम लेते हैं कट करके अंदर लेके जाते हैं उसे और छोटे टुकड़ों में बांटता है। अब अगर ऐसी समय की अगर भोजन का पाचन बराबर नहीं हो पाता तो अपच होती है, जिससे एसिड अधिक मात्रा में निकलता है और पेट में दर्द और जलन होती है। इस दर्द को मुक्त करने के लिए उसके सामने एंटासिड मतलब कि बेसिक पदार्थों का, क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम लोग अपने नॉर्मली बात करें दुकानों पर से देखते हैं इनो है, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सब बेसिक पदार्थ है जो अच्छे तरीके से भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा मुद्दा हमारा, पीएच के कारण दांत का क्षरण, ठीक है। तो पीएच के मुद्दे यहाँ पर भी काम करते हैं क्योंकि दांत जो होता है वो पूरे शरीर में सबसे हार्ड पदार्थ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। चलो इसमें ध्यान देते हैं। मुख्य पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारा जो दांत होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ताकतवर हार्ड पदार्थ जो पानी में घुलनशील नहीं होता। परंतु अगर पीएच दांत के बीच में 5.5 से कम हो जाता है तब इसी घटना होती है। घटना कब होती है, जब ब्रश ना करें और दांत के बीच में कीड़े लग जाते हैं तो एसिडिक पदार्थ रिलीज करते हैं जिससे दांत का पीएच कम होने लगता है, ठीक है। दांत के पीएच का मान धीरे धीरे कम होने लगता है जो दांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्षारकीय दंतुमंजन का उपयोग करना पड़ता है। डाल के देखा नेट, ये तो IIM रोड बता रहा है, IIM रोड वस्त्रापुर अलग है, तो मैं देखा वस्त्रापुर। हाँ वो बात मैं समझ सकता हूँ, वस्त्रापुर एरिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पशु और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। एक बार देख लेना, मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिस कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। तो हम पशु पौधों के रसायन की बात करें तो मधुमक्खी जो डंक मारती है उसमें भी एसिडिक पदार्थ होता है, बराबर। और अगर हम जैसे मधुमक्खी ने डंक मारा है तो उसकी जगह अगर उसको अच्छा करने के लिए वहाँ पे बेकिंग सोडा जैसे क्षारीय पदार्थ उपयोग करें तो आराम मिलता है। इसी तरह नेटल के डंक वाले बाल मेसोनिक अम्ल छोड़ते हैं। नेटल नाम का एक पौधा, तब उसको हम टच करते हैं तो क्या होता है, वो मेसोनिक अम्ल छोड़ता है जिस कारण उस जगह पर जहाँ पर डंक लगे वहां पर दर्द का अनुभव होता है। उसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग के पौधे की पत्ती रगड़ी जाए तो वो अच्छा अनुभव देता है, ठीक है। अब आता है लवण और लवण का पीएच। तो आपको ये मुद्दा यहाँ पे ध्यान देना है। कहाँ से आवाज आ रही है, ये दीपक कौन है, दीपक? चलो ध्यान देना, लवणों का पीएच, प्रबल एसिड और प्रबल क्षार, अगर दोनों प्रबल है तो लवण कैसा बनेगा हमारा, उदासीन, अर्थात उदासीन होने का मतलब पीएच कैसा हो जाएगा, 7। तो अगर एसिड प्रबल है तो रिजल्ट अम्लीय मिलेगा, और दुर्बल क्षार है, ठीक है, तो पीएच कैसा होगा, 7 से कम होगा। और अगर प्रबल क्षार है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, क्षारीय मिलेगा, जिसका क्षारीय लवण मतलब पीएच कैसा होगा, 7 से 4। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे के मुद्दे पे देखते हैं, साधारण नमक से बनने वाले रसायन, ठीक है।
साधारण नमक से जो रसायन बनते हैं वो डुप्लीकेट हम लोग वो डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके 5 टाइप अलग अलग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि क्या है उसके रसायन, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स हैं साधारण नमक के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके सूत्र आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, उसको याद करने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, विरंजक चूर्ण मतलब COCl2, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मतलब कि NaOH, धोने का सोडा में Na2CO3 साथ में NH2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस में CSO4.2H2O, ठीक है, इसका याद रखना है। अब हम सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसके पे देख सकते हैं ये 5 इस तरह की थियरी आएगी जो मोस्ट टाइम पे है एग्जाम के लिए, आपको उसको ध्यान देना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबसे पहले ये बनता कैसे, तो सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ क्या कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्राइक्लोरिन और H2 गैस रिलीज होती है। किसको, सोडियम क्लोराइड और वाटर मिक्स करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्राइक्लोरिन और H2 गैस, जो एक बीकर में यह प्रक्रिया की जाती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से वोल्टेज देकर कार्य किया जाता है। जहां पर पॉजिटिव मतलब कि एनोड पर Cl2 गैस रिलीज होती है, कैथोड पर H2 गैस रिलीज होती है और कैथोड के पास NOH विलयन प्राप्त होता है। हम इन सभी के उपयोग की बात करते हैं। अगर H2 की बात करें तो इसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में मार्गरीनेज, डाइक्लोरिन का उपयोग होता है जल की स्वच्छता के लिए, PVC मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए जो PVC प्लास्टिक होती है, और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस है ठंडक संचलन के लिए इसका उपयोग होता है Cl2 गैस का। तीसरा मुद्दा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस्पात की सफाई और औषधियां बनाने में एसिड का प्रयोग होता है। नंबर 4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें Cl2 और NaOH को मिलाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, इसका उपयोग घर में सफाई के लिए, वस्त्र को धोने के लिए इत्यादि जगह पे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब इसी तरह दूसरा मुद्दा हमारा विरंजक चूर्ण, हम लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। सूखे चूना, सूखा चूना मतलब पानी के साथ मिलाकर रख दिया जाता है, प्रक्रिया होने का जो बचा हुआ चूना होता है, तो सूखे बुझे हुए चूने जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसके ऊपर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइक्लोरिन गैस मिलाने पर क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र है COCl2 प्लस वाटर, ठीक है। इसका उपयोग देखते हैं। विरंजक चूर्ण हमको मिलता यूज में है वस्त्र उद्योग में, बराबर, सूती और लिनन के विरंजन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा को साफ करने के लिए इसका प्रयोग होता है, रसायन उद्योग में उपचार के रूप में इसका प्रयोग होता है, और पीने वाले जल को मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है, जिसका सूत्र क्या है, CaOCl2, राइट। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र देखो, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा में NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया इत्यादि वस्तुओं को मिलाने पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अर्थात कि बेकिंग सोडा मिलता है, जो एक असंक्षारक क्षारक के रूप में बाहर आता है, ठीक है। और इसे गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने का सोडा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है, अर्थात कि बेकिंग सोडा जो वस्तु को फुलाने के लिए काम आता है, अर्थात इसे घर में बनाए जाते हैं, डोसा है, भजिया है इत्यादि। इस प्रक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी और केक में खमीर उठता है, वो फूलता है और वो मुलायम और स्पंजी बनता है। ये एक एंटीएसिड संघटक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका उपयोग सोडा, एसिड, अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर, सोडा, एसिड, अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बताया नंबर 4 धोने का सोडा। धोने का सोडे का सूत्र है Na2CO3 बराबर, याद रखना है, धोने का सोडा का सूत्र Na2CO3 यहाँ पर एक्चुअल में धोने का सोडा का सूत्र Na2CO3 है, बट NH2 इसलिए है कि वो पानी के साथ मिक्स पदार्थ है, तो सोडियम कार्बोनेट पृथक्करण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, जो एक क्षारकीय लवण को देता है,
बराबर। इसका सूत्र Na2CO3 -2। इसके आगे मुद्दे पर बढ़ते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग एक बार फिर से देखेंगे। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स पाउडर बनाने में होता है। इसका उपयोग घर की साफ सफाई के लिए और जल की जो हार्डनेस होता है, स्टाइल होता है, जो जल की जो हार्डनेस उसको हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। और हमारा अंतिम मुद्दा आता है, सामने देख सकते हैं अपने लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र क्या है, CaSO4.12H2। ठीक है। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करें तो यह जल अणुओं को त्याग करके कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट या POP अर्धहाइड्रेट बना देता है। इसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं POP, इसका सूत्र CaSO4.12H2। ये सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर दोबारा से जिप्सम बनकर ठोस प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4.12H2 + 1.5H2 मिलाने पर CaSO4.12H2 अर्थात ये जिप्सम बनता है। ठीक है। इसको उपयोग की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी को डॉक्टर द्वारा जोड़ने के लिए, एक जगह पे स्थिर रखने के लिए। बराबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जोड़ किए जाते हैं, बराबर, पट्टी किए जाते हैं। उसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट करने के लिए, दीवारों पर सजावट की निशान लाने के लिए इसका उपयोग होता है। डिजाइन का इसका उपयोग सतह पर चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो ये 5 मुद्दे तो हमने देखे, एक बार फिर से पॉइंट्स कर लेते हैं इसको। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, ठीक है, धोने का सोडा, और अंतिम हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। और अब आता है क्रिस्टलन जल। अगर पानी के साथ कोई दूसरा पदार्थ के अणु मिलते हैं तो पानी के अणु कितने हैं वो पता करने के लिए क्रिस्टलन जल का प्रयोग होता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई जल के जितने भी निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल। ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4.5H2 में क्रिस्टल के जल कितने हैं, अणु कितने हैं, 5 आगे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O है, तो उसमें 10 क्या है, यहाँ पर अणु है 10। ठीक है। पूनम सेन, पेंटिंग करना बंद करो। कैल्शियम सल्फेट में 2H2O है, तो यहाँ पे क्रिस्टल के जल कैसे होंगे, 2 अणु। ठीक है। पाठ यहाँ पे पूरा होता है। माइक चालू करो सभी लोग अपने, सभी लोग माइक चालू करो। हाँ सर। हाँ, जितना चला बेटा उतना आपको लिख के रखना है, और उसका स्वाध्याय दूसरे पाठ का करके रेडी रखना है सभी लोग, बराबर। अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 का स्वाध्याय सबका पूरा होना चाहिए। मैं आपको डेट दूं तो आपको लिख के जमा करा दें। ठीक है। सभी लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ सर। है ना? ओके, ठीक है। और है ना, कल अपना लेक्चर शायद नहीं हो पाएगा, तो आगे तीसरे दिन होगा, मतलब बुधवार को, तो ध्यान रखना, बराबर। चलो आज के लिए अभी इतना रखो, तैयारी करो।